ठीक है, तो अपना टॉपिक है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन है ना। फिजिक्स में सबसे ज्यादा ग्राफ इसी का जरूरत पड़ेगा। कहां से शुरुआत हुआ? क्लास 10 से। याद कीजिए, क्लास 10 का ओम्स लॉ याद है? ओम्स लॉ का कुछ ऐसा ग्राफ होता था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो या फिर आप I इधर रखो, V इधर रखो। 12 के एनसीईआरटी में जब ये ग्राफ दिया था, ये कैसा था? I इस एक्सिस पे था, V इस एक्सिस पे था, फिर भी ग्राफ ऐसा ही था। तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ अब कई बार यूज किए पिछले 2 साल में, समझ पा रहे हैं? पर ये ग्राफ कभी यहां से चालू होता है, कभी यहां से चालू होता है, कभी यहां से चालू होता है। जब हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट का, स्प्रिंग फोर्स का बनाए थे, तो कुछ ग्राफ ऐसा भी जा सकता है। तो हम लोग स्ट्रेट लाइन सबसे ज्यादा यूज होगा अपनी फिजिक्स में। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसे बनाना है, ये हमें सीखना है इस टॉपिक में। तो पहली चीज आप लिखेंगे जनरल इक्वेशन। लिखिए, आप भी साथ ही लिखते जाएं। जनरल इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन क्या होता है? याद है हमें? y इक्वल टू mx प्लस सी। y इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक है, इसमें m तो हम लोग अलग से पढ़े हैं 2 क्लास, 1 क्लास स्लोप डिफरेंशिएशन में। m क्या है? स्लोप। और c क्या है? y इंटरसेप्शन। कांस्टेंट तो है, पर ये फिक्स है कि y में कहां पे इंटरसेप्ट करेगा। इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट या इंटरसेप्शन। y एक्सिस पर आपकी स्ट्रेट लाइन कहां पे कट करेगा, ये होता है c। अब x और y क्या है? तो x y एक्सिस तो है, यानी ये वैल्यू कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल है। पर 2 टाइप का वेरिएबल है। x को हम लोग बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y को हम लोग बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल, वेरिएबल तो हम समझते हैं x और y, मतलब जो भी है वेरिएबल जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकता है। पर ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? देखो, x की वैल्यू आप क्या रखोगे, उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू चेंज होगा। यानी y की वैल्यू x पे डिपेंड कर रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसलिए y को हम लोग क्या बोले? डिपेंडेंट। पर x आपके पास फ्रीडम है, कुछ भी हो सकता है। जैसे रियल एग्जांपल एक बातें करते हैं। मान लो एक सर्कल है, एक सर्कल है, इसकी एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। जैसे ये एक इक्वेशन है, इसी तरीके से ये इक्वेशन है। अब सर्कल का एरिया कोई कांस्टेंट नहीं है, यानी एरिया एक वेरिएबल क्वांटिटी है। कैसा भी दुनिया में सर्कल हो सकता है, उसका कितना भी एरिया हो सकता है। इसी तरीके से किसी भी सर्कल का रेडियस भी अलग अलग हो सकता है, अलग अलग सर्कल का रेडियस अलग अलग। तो यहां पर देखो 2 वेरिएबल है, एक एरिया भी वेरिएबल है, एक रेडियस भी वेरिएबल है। पर हम क्या बोलेंगे? एरिया जो है वो कैसा वेरिएबल है? डिपेंडेंट। और रेडियस क्या है? इंडिपेंडेंट। रेडियस कितना होगा उसके अकॉर्डिंग एरिया डिसाइड होगा। मान लो आप रेडियस की वैल्यू 1 लिए, तो एरिया का वैल्यू हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, यानी पाई मीटर स्क्वायर। अगर रेडियस की वैल्यू 2 लिए तो एरिया हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 पाई मीटर स्क्वायर। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो बदल तो दोनों रहा है, जो बदल रहा है वो वेरिएबल, वो कांस्टेंट नहीं, वो वेरिएबल। पर बदलने में भी 2 टाइप का मैथ में या फिजिक्स में वेरिएबल होगा। एक को बोलेंगे इंडिपेंडेंट, एक को बोलेंगे डिपेंडेंट। तो ये ध्यान रखना है, कौन इंडिपेंडेंट है, कौन डिपेंडेंट है। आइए, तो ये तो जनरल इक्वेशन हुआ। अब इसका ग्राफ कैसा होता है? तो देखिए, ये बन गया अपना एक्स एक्सिस, ये हो गया अपना वाई एक्सिस। अब इस एक्स वाई एक्सिस में हमारा फिक्स है y का इंटरसेप्ट, यानी y कहां पे कट होगा? c पे। तो मान लो आपका जो एक स्ट्रेट लाइन है वो यहां से पास करने वाला है, तब हम इसको c बोल देंगे। ठीक है, अब ये कुछ यूं पास किया, मान लो ये आपका स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो यहां पे डबल लाइन हो गई। तो मान लीजिए ये आपका कहां कहां जा रहा है भाई, तो ये आपका लाइन आ गया। ठीक है, अब देखो स्लोप कैसे पता चलता है किसी ग्राफ में? स्लोप कितने तरीके से सीखे? 2, एक dy बाई dx से और एक
tan थीटा से। अब यहां पे या तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे या फिर हमें एंगल देख लेंगे। तो एंगल देख सकते हैं, एंगल कौन सा लेंगे, ये एंगल, तो ये है थीटा। तो यहां से आपको पता चल जाएगा स्लोप कितना है, यानी m कितना है, यहां से पता चल जाएगा c का वैल्यू, और ये इक्वेशन बन जाएगा। तो ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन और उसका स्टैंडर्ड ग्राफ, स्ट्रेट लाइन का ये स्टैंडर्ड इक्वेशन और ये स्टैंडर्ड ग्राफ, इसे नोट कीजिए। फिर इसका स्पेशल केस करेंगे, इसका स्पेशल केस करेंगे। तो आज तो मतलब कल तो नहीं पढ़ाई की, आज करेंगे ना 2 आवर्स प्लस आदत डाली। ऐसे कल थोड़ा पढ़े, थोड़ा भी नहीं पढ़े ना, 1 आवर, एक घंटा, उतना भी नहीं। सबसे बड़ी बात है ना, ये आदत डालिए। जैसे एग्जाम के समय 11-12 में क्या करते थे, आज मन हुआ केमिस्ट्री पढ़ने का तो केमिस्ट्री पढ़े, फिर 2 दिन तक नहीं पढ़े दूसरा सब्जेक्ट। ऐसा नहीं करना, आदत ये डालना है बैलेंस। जैसे खाना खाते न्यूट्रिशन कब मिलता है, बैलेंस डाइट से। सिर्फ चिकन खाओगे तो पता चला सिर्फ प्रोटीन मिला, बाकी चीजें नहीं मिल रहा है। सिर्फ फ्रूट खाएंगे तो कार्ब्स का कमी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट का। तो हम लोग कैसे कोई चीज देख रहे हैं, दुनिया में हर चीज कैसे काम करता है, बैलेंस से। तो आपको भी पढ़ाई बैलेंस में करना है। बैलेंस मतलब तीनों सब्जेक्ट, आपको 3 ही सब्जेक्ट है, ठीक है। आइए वापस से, मान लो मैं एक इक्वेशन लिखता हूं y इक्वल टू mx। क्या ये स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का पहचान क्या होगा, ये पहले समझो। स्ट्रेट लाइन का पहचान होगा हमेशा x और y का पावर 1 होगा। स्टैंडर्ड इक्वेशन वही था, y इक्वल टू mx प्लस c। तो y का भी पावर 1 और x का भी पावर 1। तो जब भी किसी इक्वेशन में दोनों का पावर 1 है तब वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। ये कोई स्टैंडर्ड डिफिनेशन नहीं है, बस पहचानने का तरीका है। तो आप चाहो ना अपनी भाषा में यहां लिख दीजिए पावर ऑफ c। नहीं लिखा तो कोई दिक्कत नहीं, c का वैल्यू अगर नहीं लिखा तो हम लोग लिख सकते हैं ना +0। इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं y इक्वल टू mx प्लस 0 हो गया, y इक्वल टू mx प्लस c। अब मुझे बताइए c का वैल्यू 0 आया, c क्या रिप्रेजेंट करता था, y एक्सिस का इंटरसेप्ट, यानी y एक्सिस कहां पर इंटरसेप्ट करेगा, 0 पे। बस इसका यही मीनिंग है। तो यहीं पे अब जो ये ग्राफ बनेगा इस इक्वेशन का, ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा। अब ये 0 0 ये है ओरिजिन, तो ये हो गया आपका x एक्सिस, y एक्सिस। m अभी भी है, ये है आपका। अब ये कितना रहेगा, देखो अभी हम ये नहीं बता सकते हैं। मान लो ये एंगल 45 डिग्री है, अगर m का वैल्यू 1 होता तो ये एंगल 45 होता, tan 45 1 होता। ये 30 भी हो सकता है, ये 30 भी हो सकता है, ये 60 भी हो सकता है। ये पता है कि ओरिजिन से पास करेगा, ये 0 0 से पास करेगा, पर कितना एंगल पे पास करेगा, ये लाइन ऐसा भी हो सकता है, ये लाइन ऐसा भी हो सकता है, ये लाइन ऐसा भी हो सकता है। वो तभी आप कंफर्म होगा जब आपको x का कोफिशिएंट पता होगा, यानी स्लोप पता होगा। मान लो यहां पर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब है वो ओरिजिन से पास कर रहा है। जैसे मान लीजिए एक इक्वेशन है y इक्वल टू x। क्या पहली चीज इक्वेशन देखकर हम पहचानेंगे क्या स्ट्रेट लाइन है? कैसे पता चला? दोनों की पावर 1। अब स्ट्रेट लाइन है तो हम c खोजेंगे उसमें, क्योंकि मुझे ये दिखाना y एक्सिस में कहां से क्रॉस कराना है। तो c का वैल्यू कितना है? 0। इसको अब ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है, ऐसा लिख सकते हैं y इक्वल टू x प्लस 0, और x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1 है। अब इसको देखो, यहां से आपका क्लियर होगा, स्टैंडर्ड लेंगे y इक्वल टू mx प्लस c, तो आपको समझ में आ गया c का वैल्यू 0 है, m का वैल्यू कितना है? 1, और m होता है स्लोप, और स्लोप का वैल्यू 1 है। स्लोप किसको बोलते थे हम लोग? tan थीटा को। थीटा का वैल्यू 1 है, मतलब थीटा कितना एंगल है?
45 और सी का वैल्यू 0। समझ ही गए कि इसका, अब देखो इसका ग्राफ कैसा बनेगा। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। अब मुझे मालूम है पास तो करेगा ओरिजिन से क्योंकि सी 0 है, और कितना एंगल पे रहेगा 45 डिग्री। अब हम एग्जैक्ट बता सकते हैं कि ये लाइन या ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा और यहां से 45 डिग्री पे जाएगा। ये हो गया। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और ध्यान दो, जो क्लास 10 में ऐसा ही ग्राफ बनाते थे v इक्वल टू आई आर, उसमें जरा ध्यान दीजिए। क्या इस इक्वेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूं, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। देखो अगर ऐसा लिखा होता कहीं पे y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, इसको अगर इक्वल टू लिखना होता आपको तो आप यही करते, कुछ कांस्टेंट लेकर आते। मान लो वही कांस्टेंट तो m है, वही कांस्टेंट तो m है, m एक कांस्टेंट है, यहां पे मान लो m एक कांस्टेंट है जिसका नाम आप यहां पे रखे हो स्लोप। ठीक है, m क्या रखे हो, स्लोप। यानी एक बात कुछ और समझ में आ रहा है, स्लोप कांस्टेंट होता है क्या, हमेशा नहीं। अभी बात किसका हो रहा है, स्ट्रेट लाइन का। तो ये पॉइंट भी आप सबसे लास्ट में नोट करके लिखेंगे। स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है ना, ये कांस्टेंट होता है। इसीलिए y इक्वल टू mx बोलो या y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x बोलिए, बात यही है। उसका स्टैंडर्ड ग्राफ ये होगा। अब यही आधा ही हम लोग क्लास 10 में बनाते थे, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i। कुछ याद आया, कई जगह जरूरत पड़ेगा। तो जब भी कभी ऐसा इक्वेशन आए x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y या y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, मतलब समझो यही है। और ये याद रखना है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होगा। पहले भी स्लोप के समय भी हम लोग ये लिख चुके हैं, स्लोप के समय भी ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। नोट कर लें। ठीक, देखिए तो जो क्लास 10 में या 12 में भी करे थे, याद करो। मान लो ओम्स लॉ हम लोग देख रहे हैं, ओम्स लॉ, तो मुझे पता था ओम्स लॉ बोलता है v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i। अब इसका ग्राफ दिखाना है। ओम्स लॉ दो फॉर्मेट में लिखते हैं, ये ऐसा लिखो या हम लोग ऐसा भी लिखते हैं, v इक्वल टू आई आर। अब आई आर बोलिए या आर आई बोलिए, बात तो एक ही है। अब अगर इसका ग्राफ है, इसका ग्राफ है मान लो, तो पहले वेरिएबल खोजो। वेरिएबल कौन है, v और i। तो किसी एक एक्सिस पर v दिया, किसी एक एक्सिस पर i दिया। आप चाहो तो उल्टा भी कर सकते हैं, यहां पे v दे सकते हैं, वहां पे i दे सकते हैं, आपकी मर्जी। मान लो यहां पर v दे दिए, यहां पे i दे दिए। अब पहली बात ये समझना है कि ये स्ट्रेट लाइन है या नहीं है। तो जो दो इसमें, अच्छा इसमें बता सकते इंडिपेंडेंट कौन डिपेंडेंट कौन। ये है डिपेंडेंट, इसलिए मैंने इसको y एक्सिस पे रखा। ये इंडिपेंडेंट, इसको x एक्सिस पे रखा अपने अकॉर्डिंग। अब मुझे बताओ दोनों वेरिएबल का पावर कितना है, 1 1। तो जैसे वहां x और y वेरिएबल था, दोनों का पावर 1 था, तो स्ट्रेट लाइन हुआ। यहां का भी दोनों वेरिएबल का पावर 1, यानी ये ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन। तो इसको आप आराम से इक्वेट कर सकते हैं, y इक्वल टू mx प्लस सी। अब आपको समझ में आ गया कि स्ट्रेट लाइन होगा और इसका m होगा r के बराबर, इसका स्लोप जो है वो r के बराबर होगा। अच्छा ये कहां से पास करेगा, तो c का वैल्यू कितना है, 0। तो ये ग्राफ आपका ये हो गया, ये ग्राफ।
और ये जो एंगल हुआ थीटा, यहां पर tan थीटा को हम लोग आर भी बोल सकते हैं क्योंकि यही है स्लोप। ठीक है, तो पहले हमें ये निगेटिव वाला वैल्यू नहीं लेते थे, हम सिर्फ इतना ही बनाते थे और ये दिखाते थे। क्या बातें समझ पा रहे हैं? तो फिजिक्स में इस टाइप का कई बार आएगा, तो अब इतना करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कभी भी दो वेरिएबल दिखा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, तो उसका ये ग्राफ बना सकते हैं। अगर सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू का बनाना है, सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू का बनाना है, जो कि मैक्सिमम टाइम हम लोग फिजिक्स में बनाएंगे, तो हम सीधा दिखाएंगे, बोलेंगे v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, तो हम लोग बोल देंगे ठीक है, ये है v, ये है i और ये है इसका ग्राफ। यही ग्राफ का सिर्फ हम पॉजिटिव वैल्यू लिए, हम निगेटिव करंट या निगेटिव पोटेंशियल नहीं लिए। ऐसा समझ पा रहे हैं? ठीक है, बना लीजिए। ओके, देखिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद है हमें? सिंपल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh, सिंपल था ना? ठीक है, उसको जरा देखो, उसको जरा देखिए। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh। पोटेंशियल एनर्जी एक सिंबल होता है U, तो U इक्वल टू mgh। अब अगर मैं बोलूं ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन U एंड H, हाइट के साथ पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन, इसको कई लैंग्वेज में पूछा जा सकता है। ये बेसिकली बताएगा वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विथ हाइट, हाइट के साथ पोटेंशियल एनर्जी का, हाइट के साथ पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन। अब इसे कैसे करेंगे आप सोचो। क्या ये स्ट्रेट लाइन है? तो स्ट्रेट लाइन कैसे पहचानते, फिर समझो। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो हम बोलते हैं दो वेरिएबल होता है, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दो ही वेरिएबल, तीसरा नहीं होना चाहिए। इसमें दो वेरिएबल है या नहीं बताओ? कौन कौन दो है? u और h। ये अब उसको डिस्टर्ब नहीं करके मैं यहां अलग लिखता हूं, u इक्वल टू mgh। u हमारा एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल, और h जो हाइट है ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, mg क्या है? mg कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, और g भी हमारे लिए कांस्टेंट। तो mg को कांस्टेंट तो मान सकते हैं, ये कांस्टेंट है। और कांस्टेंट क्या होता है? ये स्ट्रेट लाइन का स्लोप, समझ पा रहे हैं? और c की जगह क्या है यहां पर? शून्य, जीरो। क्लियर ना? तो अब देखो, आप आराम से इसका भी ग्राफ बना सकते हैं। मुझे समझ में आ गया कि इसका ग्राफ ऐसा बनाएंगे। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? डिपेंडेंट वेरिएबल होता था हमारा y, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा होता था x, स्लोप हमारा होता था m, और ये होता था c। तो सबकी जगह रख दीजिए c जीरो, यानी कि पास करेगा जीरो से। ये स्लोप जो भी हो, mg का वैल्यू जितना है पता नहीं, पर इतना समझ आ रहा है पॉजिटिव वैल्यू आएगा, इधर ही होगा। तो ये ग्राफ आपका ऐसा बन जाएगा। ठीक है, फिर से देखो, कहीं पे कोई दिक्कत? यहां इस एक्सिस पर रखेंगे u, इस एक्सिस पे रखेंगे हाइट। क्लियर है ना? तो आप देख रहे हैं अपने फिजिक्स में कई बार जरूरत पड़ेगा। ये
तो अभी बहुत स्टैंडर्ड था इसलिए हम लोग लिए, पोटेंशियल एनर्जी आप सभी को यूज है। बाकी आप किसी भी चैप्टर में आप देखोगे कहीं पे भी एक ग्राफ बना दिया जाएगा। और याद है कि फिजिक्स में इतना हम लोग चारों कोऑर्डिनेट नहीं दिखाएंगे, हम लोग इसी को कैसा दिखाएंगे, क्लास 10 से याद है, ये दिखा देंगे हाइट, ये दिखा देंगे पोटेंशियल एनर्जी, और ये तो वहां पे आपको लगेगा ये ग्राफ सर कैसे बना दिया। अब हर ग्राफ बाय ग्राफ याद नहीं करेंगे। लाइट आया क्या? तो आप ग्राफ बाय ग्राफ याद नहीं करेंगे। आप लोग जल्दी से नोट कर लो। जनरेटर बंद करेंगे सर? और हम निगेटिव वैल्यू को नहीं रखना चाहते हैं। निगेटिव इसलिए नहीं रखना चाहते हैं, देखो इधर हाइट निगेटिव का कोई मीनिंग नहीं बनता है, इसलिए उसको नहीं रखते हैं। तो स्ट्रेट लाइन का एप्लीकेशन समझ गए, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ समझ गए। अब मैं आपको इक्वेशन लिख कर दूंगा, उसका आपको ग्राफ बनाना है। और हमेशा लिखा हुआ ऐसा नहीं आएगा। अभी तक तो ऐसा था कि देखकर लग रहा था, कई बार आगे पीछे होगा तो उसको रीअरेंज भी करना पड़ सकता है। तो अभी हम लोग 5-7 क्वेश्चंस करेंगे बेसिक, उसको किसी तरीके से रीअरेंज कर लेंगे, और रीअरेंज करने के बाद आप ड्रॉ करेंगे। लिखिए इक्वेशन, लिखिए y इक्वल टू, क्वेश्चन लिखिए y इक्वल टू √3x, y इक्वल टू √3x माइनस 5। बनाइए, इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए। पहले देखिए दो वेरिएबल है y और x, उसमें से एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट है y डिपेंडेंट x इंडिपेंडेंट। अब इसको इक्वेट कीजिए। जरा मुझे बताओ c का वैल्यू कितना है यहां पे? -5, 5 नहीं -5। तो ग्राफ -5 को कट करेगा, y एक्सिस में -5 को कट करेगा, है ना। और m का वैल्यू कितना है? √3। √3 का मतलब एंगल कितना? 60 डिग्री। tan थीटा का वैल्यू √3 मतलब एंगल 60 डिग्री। तो आप पूरी जन्म कुंडली दे सकते हैं। तो आपका ग्राफ पास किया। क्या ये ग्राफ ओरिजिन से पास कर रहा है? नहीं। कहां से? नीचे -5 से, है ना। और कितने एंगल पे? एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनेगा? 60 डिग्री पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक है, एक और ग्राफ ड्रॉ करें जरा, एक और ग्राफ ड्रॉ करें, फिर मैं दोनों साथ में बोर्ड पे कर दूंगा। y इक्वल टू √3x, बस इतना ही। y इक्वल टू √3x, y इक्वल टू √3x, y इक्वल टू √3x, y इक्वल टू, ये बायोलॉजी जैसा कैसे आ गया फिजिक्स? ठीक है, y इक्वल टू √3x। तो हम लोग दो किए, एक तो किए y इक्वल टू √3x माइनस 5 का ग्राफ अब ड्रॉ किए हैं, और एक ड्रॉ किए हैं y इक्वल टू √3x का। ठीक है, ताकि हमें ना फ्रीक्वेंटली हमें समझ में आए होता क्या है। चलिए इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ किए, मुझे समझ में आया। ये है -5 है c, ये हमारा है m, और इस एक्सिस पर क्या रखे, इस एक्सिस पर क्या रखे? ये है डिपेंडेंट, तो डिपेंडेंट इस पे रखते हैं y, ये इंडिपेंडेंट इस पे रखा है x। m -5, तो मुझे मालूम है ये 0 हुआ तो -1 -2 -3 ऐसा कहीं आएगा -5। ये ग्राफ यहां से पास करेगा। पर जरा ध्यान देखो, अब यहां से तो हम ऐसा भी तो पास करा सकते हैं, बहुत ध्यान समझो। ये ग्राफ तो ऐसा भी पास करा सकते थे, ये भी, इसका भी तो सी इतना ही है, लाइन स्ट्रेट ही है। पर मैं ऐसा ही क्यों पास कराऊं, यही क्यों बनाएंगे, ये क्यों नहीं बनाएंगे? इसका आंसर है स्लोप। इसका स्लोप कितना है? स्लोप हमेशा एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंगल, याद आ रहा है?
इसका एंगल कभी भी 60 डिग्री लग रहा है क्या? नहीं, इसीलिए ये नहीं होगा, यही 60 डिग्री हो सकता है, ये 60 डिग्री मेजर करेंगे, इसीलिए ये नहीं होगा, वो होगा। ठीक है, कई बार एंगल नहीं मालूम रहेगा अगर एग्जैक्ट वैल्यू, पर मुझे ये समझ में आ जाएगा 90 से कम है या 90 ज्यादा, 90 ज्यादा है मतलब ऐसा कुछ जाएगा, 90 है तो सीधा जाएगा, 90 से कम है मतलब ऐसा जाएगा। क्लियर है ना? 60 डिग्री कैसे आया? तो m का वैल्यू हो गया हमारा, मैं यहां लिख देता हूं, 60 डिग्री कैसे लाए? स्लोप का वैल्यू है √3, स्लोप होता है tan थीटा √3, तो थीटा आ गया 60 डिग्री। अच्छा, वो ग्राफ इसी में मैं ड्रॉ करता हूं, आप अलग ड्रॉ करना। क्या अंतर होगा बताओ इसमें उसमें? यही लाइन शिफ्ट होकर कहां आ जाएगा? ओरिजिन पे। यही लाइन यहां से जब ड्रॉ कर जाएंगे, यही लाइन ये ड्रॉ कर देंगे, तो ये है y इक्वल टू √3x - 5 का ग्राफ, और ये है y इक्वल टू √3x का ग्राफ। इसका भी एंगल 60 डिग्री ही होगा, क्योंकि स्लोप तो इसका भी √3 ही है, बस इसका c 0 है इसलिए ऑरिजिन से पास हुआ, इसका c -5 है इसलिए -5 से पास हुआ। देखिए इसको फिर नेक्स्ट करेंगे हम लोग। क्या हमसे दोनों ग्राफ बन गया था ना? हमसे मतलब आप लोग से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिए। 3y - 4x, 3y, क्वेश्चन लिखिए नेक्स्ट, 3y - 4x इक्वल टू 9, 3y - 4x इक्वल टू 9। पहली बात मुझे बताएं, क्या ये स्ट्रेट लाइन है? क्या आपके इक्वेशन में दो वेरिएबल है? तो ये स्ट्रेट लाइन है, और वेरिएबल के साथ दोनों का पावर भी 1 1 है। क्या इसको रीअरेंज ऐसा कर सकते हैं जिसमें एक बन जाए डिपेंडेंट, एक बन जाए इंडिपेंडेंट? पहले वैसा रीअरेंज करना पड़ेगा, समझ पा रहे हैं? तो जनरली हम लोग y को रखते हैं, तो y को एक तरफ रखिए, बाकी को एक तरफ भेज दीजिए। अब बना दीजिए 3y इक्वल टू -4x को उधर भेज दीजिए, +4x +9, ऐसा बन जाएगा। अब देखो y अकेले रहता है, इसके साथ कोफिशिएंट उसको भी इधर भेज दीजिए। आप इसको किसी तरीके से रीअरेंज करके y इक्वल टू mx + c के फॉर्म में लाइए, y इक्वल टू mx + c के फॉर्म में ला रहे हैं। तो अपना इक्वेशन क्या बन जा रहा है? अपना इक्वेशन स्टार्टिंग में था y इक्वल टू, सॉरी इस बार y तो हम लोग लाएंगे, शुरू में था कितना था? 3y - 4x, 3y - 4x इक्वल टू 9, ये तो हमारा क्वेश्चन था। तो मुझे ये समझ में आया दो वेरिएबल है, दोनों की पावर 1 है, स्ट्रेट लाइन की पॉसिबिलिटी है, पर इसको इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट में बदलना है। तो मैंने क्या किया, 3y इक्वल टू, इसको उधर भेजा तो 4x + 9 होगा। अब मुझे यहां पे सिर्फ y चाहिए था, 3 को भी उधर भेज दिया, y इक्वल टू 4x/3 + 9/3, 3 को उधर भेज दो, दोनों डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है ना? y इक्वल टू 4/3x + 3। अब मुझे समझ में आ गया, ये तो एकदम साफ साफ स्ट्रेट लाइन है। अब जरा स्लोप कितना है बता पाएंगे? tan कितने का वैल्यू 4/3 होता है? 53 डिग्री का है ना, लिखे हुए हम लोग 37 और 53 याद रखेंगे, 37 और 53 याद रखेंगे। और देखो नहीं भी रहे ना, तो ये वाला देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाला याद रखिए, ये यहीं से सब आता है। एक राइट एंगल ये वाला याद रखिए, ठीक है? देखो tan, पहले sin 37, sin 37 याद है कितना था? 3/4, कैसे कुछ भी बोल रहे हैं, ठीक है? अच्छा tan क्या होता है? tan मतलब sin क्या होता है? अपोजिट बाय हाइपोटेनस, यानी ये 3 है, ये 5 है, ये 4 है, समझ पा रहे हैं? ये राइट एंगल याद रखिए, 3 4 5 का एक ट्रिपलेट भी ये होता है,
और ये एंगल होता है 37 और ये एंगल होता है 53। अब कोई भी वैल्यू याद करना हो तो यहां से आप निकाल सकते हैं कोई भी। जैसे मानो मुझे निकालना है tan 53, तो tan 53 तो हम ये एंगल ले रहे हैं, तो एंगल के सामने वाला होता है ना अपोजिट परपेंडिकुलर, तो यहां 4 आ जाएगा और बेस कौन हो जाएगा इस केस में 3। समझ पा रहे हैं? कुछ भी आपको अब tan cot sec सब निकाल सकते हैं, cos। ये राइट एंगल ट्रायंगल अगर ये याद रखते हैं आप, ये याद रखते हैं। अब मुझे ये ट्रायंगल में 3 4 भूल जाता हूं, कौन 3 होता है कौन 4 होता है, तो मुझे साइन का वैल्यू याद है, इससे मैं कभी भी बना सकता हूं। तो कुछ ना कुछ आप एक चीज को परमानेंट स्टोर कर लीजिए जो कभी ना भूले, क्योंकि अभी तो जस्ट बिगनिंग है। अगले 8-9 महीने में अपनी सिलेबस खत्म होते होते बहुत सारी चीजें आ जाएगा, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में। तो एक दो चीजें कहीं पे सीधा मगअप मत कीजिए, सीधा याद मत कीजिए, कुछ ना कुछ हिंट बना के याद कीजिए। ओके, इसका लाइन जल्दी से ड्रॉ कीजिए आप लोग। कहां से कट होगा वो एक्सिस पे 3 पे। और एंगल 53 डिग्री रखना है। tan थीटा 4/3, यहां से पता चला थीटा का वैल्यू 53। ओके, आइए मैं इसे मिटा रहा हूं। आप इसे कहीं ना कहीं अपनी नोटबुक में जगह दें, है ना। बेसिक मैथ में कहीं नहीं, ये बहुत जरूरत पड़ेगा। ये राइट एंगल याद रखना है 3 4 5, ऐसा 3 4 5, 53 ऊपर वाला, नीचे वाला 37, ये राइट एंगल याद रहेगा तो आप कोई भी वैल्यू निकाल पाएंगे। अपने फिजिक्स में बहुत सारा क्वेश्चन 53 और 37 डिग्री पे रहेगा, ठीक है ना। आइए उसका राइट एंगल उसका ग्राफ बनाते हैं। मिटाऊ ना, ठीक। तो ये तो हमने दो वेरिएबल बना लिया, इसको हमारे लिए ये डिपेंडेंट वेरिएबल है तो इसको y एक्सिस दिया और ये x एक्सिस है इंडिपेंडेंट। स्ट्रेट लाइन पास किया 3 से, +3, +3 मतलब यहां मान लो ये है 3, +3 मान लीजिए। अब फिर से आपके माइंड में आ सकता है ना, +3 से स्ट्रेट लाइन कैसे पास कराएं। दो पॉसिबिलिटी है, ये तो ऐसा भी जा सकता है और ये ऐसा भी तो जा सकता है, दोनों तो 3 से जा रहा है। ये डिसाइड कौन करेगा, एंगल। तो हमें एंगल 53 लेना है। आप मुझे बताओ महान आत्मा, किसी को भी ये 53 दिख रहा है क्या? नहीं, ग्रेटर देन 90 है, साफ साफ पता चल रहा है। पर ये 53 है, ये साफ साफ पता चल रहा है, यानी ये सही है और ये वाला नहीं होगा, ये ग्रेटर देन 90 होगा। तो ये हमारा ग्राफ हो जाएगा, ये हमारा ग्राफ हो गया। क्लियर है? आई होप ये भी सही है। प्रैक्टिस करते रहें करते रहें। फिजिक्स में बहुत सारा बनाना है स्ट्रेट लाइन, आपकी हैबिट हो जाना चाहिए। लिखिए y इक्वल टू एक्स प्लस 4, बनाइए जरा, y इक्वल टू एक्स प्लस 4, सब कुछ दिखाएंगे, एंगल वैंगल सब। y इक्वल टू एक्स प्लस 4, c का वैल्यू 4 और एंगल कितना 45 डिग्री। तो बस 45 पे 4 से सब कुछ यही रहेगा, ये थोड़ा ऊपर चला जाएगा 4 से, यहाँ 45 आ जाएगा, है ना। सभी का बन गया। चलिए नेक्स्ट लिखते जाइए, बनाते जाइए, बनाइए। 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इक्वल टू 2, 2x प्लस 3y इक्वल टू 2।
2x प्लस 3y इक्वल टू 2। बनाइए, इसका ग्राफ बनाइए। 2x प्लस 3y इक्वल टू 2। एक्स वाई की पावर 1 बने गया तो स्ट्रेट लाइन। अभी तो आंख बंद कर स्ट्रेट लाइन बनाइए, वही टॉपिक ही पढ़ रहे हैं तो पैराबोला नहीं आ जाएगा। तो अब बस आपको रीअरेंज करना है y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्मेट में। पर पहचानने का तरीका यह है कि हम इक्वेशन में देखेंगे x और y या जो भी दो वेरिएबल है उसकी पावर 1 है या नहीं है, ये मेन चेक करना है। ठीक है, अब देखो यहां पर मैं भी आप एंगल नहीं बता पाओ, कोई दिक्कत नहीं है, एंगल का मुझे वैल्यू नहीं पता है, पर मैं ग्राफ तो ड्रॉ कर ही दूंगा। कैसे ग्राफ ड्रॉ कर दूंगा जरा ध्यान देखिए। तो अपना इक्वेशन है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इक्वल टू 2। मुझे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनाना है, मैंने किया 3y इक्वल टू, इसको इधर गया तो माइनस 2x प्लस 2, यही बनेगा। फिर से मैंने क्या किया, 3 को उधर भेजो, y इक्वल टू माइनस 2/3 प्लस 2/3, ये बन रहा है। ठीक है जी, ओके। x कहां रह गया अपना, यहां x। स्टैंडर्ड इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c, मुझे समझ में आ गया m का वैल्यू आया -2/3 और c का वैल्यू आया 2/3। तो आप देखो, आपको पता है m यानी कि स्लोप, स्लोप का वैल्यू आया -2/3। क्या आपको समझ में आ रहा है, स्लोप है निगेटिव, इसको समझने में कोई दिक्कत, वैल्यू माइनस है मतलब स्लोप है निगेटिव। स्लोप निगेटिव मतलब एंगल कितना, ग्रेटर देन 90 लेस देन 90, ग्रेटर देन 90, भूल गए। tan थीटा कब निगेटिव होता है, स्लोप मतलब tan थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में या सेकेंड में, फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव ना, तो सेकेंड मतलब 90 से 180 के बीच, ग्रेटर देन 90, याद आया। तो अब हमें एंगल मतलब tan इतना कितने का वैल्यू होता है मुझे पता नहीं है, पर मुझे ये आइडिया लग गया लाइन किधर जाना है, ग्रेटर देन 90 में जाना है। ठीक है, और c का वैल्यू इतना है, तो मैं इसे ड्रॉ कर दिया। y एक्सिस में कट कहां करे थी, ये तो साफ साफ समझ आ रहा है 2/3 पे। 2/3 1 से भी कम होता है, 3/3 1 होता है, तो मान लो कहीं भी होगा, वो तो ग्राफ पेपर था नहीं अपना, तो मान लेते हैं ये है 2/3, 1 से भी कम। अब यहां से पास करेगा, अब ये स्लोप क्या बताएगा कि यहां से ऐसा पास करेगा या ऐसा पास करेगा। तो बताओ, एंगल अब ग्रेटर देन है 90, निगेटिव, यानी कि ये यही हो सकता है निगेटिव स्लोप, मतलब थीटा इज ग्रेटर देन 90, ये पता है। अब 90 ज्यादा 120 है, 130 है, 125 है, क्या है वो मुझे नहीं पता, तो इसे हटा दिया, तो ये इसका स्लोप हो गया, ये इसका स्लोप हो गया। ठीक है, चलिए जी जरा ड्रॉ कीजिए इसे बनाने के बाद। y इक्वल टू माइनस एक्स, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4, माइनस एक्स प्लस 4, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4। इस बार एंगल वैंगल सब निकालना है, आप पढ़ चुके हैं ट्रिगोनोमेट्री अच्छे से। जरा एंगल सोच कर बताओ कितना होगा, स्लोप कितना है समझ में आ रहा है ना, कितना
-1 से ये समझ में आ रहा है कि एंगल कितना होगा, ग्रेटर देन 90 होगा, ये समझ पा रहे हैं, लेस देन 180 होगा, ये भी समझ पा रहे हैं। तो 90 से ज्यादा -1 tan का वैल्यू कैसे आ सकता है, देखो tan थीटा का वैल्यू आना है -1, ये आपको समझ में आ गया। और ये भी समझ में आ गया कि थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है। अच्छा सिर्फ 1 होता तो हम बता देते हैं कि tan 45 जो होता है ना, ये क्या होता है 1, ये होता है 1। तो आपको नहीं समझ में आ रहा है 90 में 45 जुड़ा है, देखो माइनस तो आया सेकेंड कोऑर्डिनेट के कारण, है ना। इसको अगर ऐसा लिखे, जरा देखो tan 90 + 45, ठीक है। ये बताओ सेकेंड कोऑर्डिनेट में आ रहा है, यानी आंसर माइनस में आएगा, ठीक है। नहीं 10 में मत जाओ, 135 180 में जाइए, फिर 10 बदल जाएगा ना कॉट में, इसमें मत जाइए, इसमें जाइए, जरा इसमें जाइए। देखिए थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री है, कंफ्यूज मत होना। देखो 10 180 माइनस 45, ठीक है। अच्छा अब इसका आंसर जरा बताओ। पहली बात सेकेंड कोऑर्डिनेट है, आंसर किस में आएगा, माइनस में। कितना हो जाएगा tan 45, क्योंकि 180 में बदलता नहीं, तो tan 45 हो गया, और tan 45 कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अच्छा आप बोलोगे सर ये तो आपको पता था, मुझे कैसे पता चला, मैंने कैसे सोचा, मुझे दिख रहा है कि ये माइनस है, माइनस का मतलब मुझे समझ में आ गया कहां पे होने वाला, कौन से क्वांटिटी में, और 1 से समझ में आ गया 45 है, समझ पा रहे हैं। तो मैं 180 में जो नहीं बदला, मैंने वही मिस्टेक कर रहा था, 90 में किया, फिर मुझे याद आया 90 से तो कॉट बन जाएगा, फिर कॉट का वैल्यू नहीं मुझे याद रहता है, तो मुझे tan का वैल्यू याद रहता है, इसलिए 180 में किया प्लस माइनस, समझ पा रहे हैं। तो ठीक है, समहाउ जो भी हो, तो अपना एंगल कितना है, एंगल कितना है, ये तो वैल्यू मैंने समझा, एंगल कितना है ये तो बताओ, 135, इसका ना वैल्यू आया जी, इसका ना वैल्यू आया, ये है कितना, ये है 135, 135 को ना 180 माइनस 45 लिखते। अगर नहीं भी निकाल पा रहे, इतना ज्यादा आप परेशान नहीं हो, हमारा मैथ नहीं है, पर हमें सेप से लेना है, सेप तो हम बता ही सकते हैं कि ग्रेटर देन 90 होना है, चूंकि निगेटिव है, और y का वैल्यू क्या, ओरिजिनल इक्वेशन क्या था, y इक्वल टू -x + 4, तो c का वैल्यू 4 है, ये भी मालूम है, ये मान लो 4 है आपका, और आपको -1 में जाना है, यानी 135 में जाना है, तो 135 ऐसा कभी नहीं आएगा, ऐसा ही आएगा, समझ पा रहे हैं, यानी ये लाइन ऐसा जाएगा, तभी तो ये एंगल आएगा 135। अच्छा 135 नहीं भी हो तो मुझे मालूम है कि स्लोप निगेटिव है, स्लोप निगेटिव है मतलब ग्रेटर देन 90 होगा, ठीक है। एग्जैक्ट एंगल आप नहीं भी बता पाए, लेकिन ग्राफ तो ड्रॉ कर ही पाएंगे, ग्राफ तो ड्रॉ कर ही पाएंगे। ठीक है, तीसरा ड्रॉ कीजिए जरा, मैं यहां लिख रहा हूं, आप ये कंप्लीट करें, फिर तीसरा लिखिए, √3y - x इक्वल टू, कुछ भी कांस्टेंट ले लीजिए 3, इसका अगर आप ड्रॉ करें, दो तीन वैल्यू लेते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ करें, अब जगह छोड़ छोड़ के 4y + 3x इक्वल टू 12, फिर से y इक्वल टू -x - 5, ओके। तो ये दो तीन ग्राफ अभी आप ड्रॉ करेंगे।
जिसमें एंगल निकल पाए अच्छी बात है, नहीं निकल पाए कोई दिक्कत नहीं, बस आप ये देख लो स्लोप निगेटिव मतलब ग्रेटर देन 90, स्लोप पॉजिटिव लेस देन 90, उससे आपको आइडिया लग जाएगा मुझे किधर की तरफ जाना है, इधर की तरफ जाना है या इधर की तरफ जाना है। बस जहां पर डायरेक्ट दिख रहा है थोड़ा सा कि एंगल निकल पा रहा है, वेल एंड गुड, नहीं निकल पा रहा है कोई बात नहीं, सब मोह माया है, आप आगे बढ़ जाएंगे। आप लिख ही चुके हैं ना, भूल गए? लिखे नहीं लिखे? वैसे लाइट तो है ही। मैं आपको लिखाऊं? ऐसा फील हो रहा है स्ट्रेट लाइन के एक्सपर्ट? जैसे बाद में डॉक्टर बनेंगे तो किसी चीज का एक्सपर्ट होंगे ना, तो तुरंत मेडिसिन लिख देंगे, इसी तरीके से आप स्ट्रेट लाइन का एक्सपर्ट हो गए, तुरंत ड्रॉ हो जाना चाहिए। बचा है 4y प्लस 3x, 4y प्लस 3x इक्वल टू 12। तो हम लोग किए 4y इक्वल टू माइनस 3x प्लस 12, y इक्वल टू माइनस 3/4x प्लस 12/4। अब ये तो समझ में आ रहा है 3/4 का एंगल तो मुझे पता है, पर माइनस का तो आपको समझ में आ रहा है, उसी तरीके से निकालेंगे। चलो पहले निकाल ही लेते हैं। तो अभी देखो मुझे मालूम है tan कितने एंगल अभी निकाले थे, tan 3/4 कितने का होता है? 37 का, tan 37 3/4, ठीक। और मुझे चाहिए -3/4, तो मैं क्या करूंगा 180 में उसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो tan 180 माइनस 37, उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि इसका वैल्यू जो है tan 37 ही रह जाएगा, पर सेकेंड कोऑर्डिनेट में तो माइनस आ जाएगा, ये हो जाएगा -3/4। बात समझ पा रहे हैं? क्लियर ना? इससे हम एंगल निकालेंगे, पर एंगल निकला कितना ये बताओ। हाँ, इसको घटाओ माइनस करोगे तो कितना हो गया 143 ना, 143। मुझे एंगल भी पता चल गया, जो भी है ग्रेटर देन 90 आपको समझ में आ गया। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, 3 से वाई एक्सिस पे 3, तो ये मान लो 3। अब ऐसा ऐसा में कोई कंफ्यूजन नहीं, ग्रेटर देन 90 ऐसा जाएगा, तो ये चला गया और ये एंगल हो गया 143 डिग्री, ठीक। चलिए ये हो गया 143 डिग्री, ठीक है जी, ठीक है जी। अब क्या करना है लास्ट स्ट्रेट लाइन का, मैं कुछ ग्राफ पहले ड्रॉ कर दे रहा हूं आपको, उसको देखकर इक्वेशन लिखना है। लिख पाएंगे इक्वेशन कैसे? मैं एक सिंपल लेता हूं आइडिया, फिर अभी करेंगे। इसको मिटाओ ना, क्लियर है ना? हम सभी का यही आया, बहुत से बहुत हुआ होगा, आपसे ये एंगल नहीं निकला होगा, कोई बात नहीं, एंगल से कोई जरूरत नहीं है, पर ये ड्रॉ करने आना चाहिए, हम तो ग्राफ ड्रॉ करने देख रहे हैं। चलिए मान लो अब मुझे बोल रहा है ना इक्वेशन लिखो, और मुझे एक ग्राफ दे रहा है, ये ग्राफ दे रहा है, यहाँ पे C लिखा हुआ है, यहाँ पर X लिखा हुआ है, यहाँ पर Y लिखा हुआ है। अब बोल रहा है इसका इक्वेशन देखो, तो मैं बोलूंगा ये स्ट्रेट लाइन है, मतलब इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस सी, y इक्वल टू mx प्लस सी। तो ग्राफ को देखकर ये लिखा, दो वेरिएबल है तो एक y इधर रखा, एक इधर रखा, है ना, c पे कट हो रहा है प्लस सी रखा। अब इसी की जगह अगर मुझे यहां दे देता है ऐसा, मुझे ये दे देता है, ठीक है, और ये एंगल बोलता है 45 डिग्री, ठीक है।
अब बोलता है इसका इक्वेशन बताओ, तो मैं तुरंत बता देता इक्वेशन। क्या इक्वेशन होगा बोलिए? बोलता y इक्वल टू m कितना है 1, तो 1 इंटू एक्स प्लस 0, सी का वैल्यू 0, तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ। समझ पा रहे हैं? तो मैं अब ग्राफ दे रहा हूं, आपको उसका देखकर इक्वेशन लिखना है, ठीक है ना? तो अब ये तो आपको ऑलरेडी नोट ही है, नोट करने की कोई जरूरत नहीं। मैंने आपको तरीका बताया कैसे सोचेंगे, कैसे सोचेंगे। मैं आपको दो चीजें दूंगा, y एक्सिस का इंटरसेप्शन और ये एंगल, ताकि आप m का वैल्यू और c का वैल्यू सोचते जाए और इस इक्वेशन में लिखते जाइए। आइए, तो फर्स्ट ग्राफ मैं बना रहा हूं। थर्टी 37 डिग्री और ये जो y एक्सिस का इंटरसेप्शन है ये 4 है। चलिए दूसरा ग्राफ बना रहे हैं हम लोग। y एक्सिस का इंटरसेप्शन -3 है और ये एंगल 30 डिग्री, ठीक है? बनाइए जी। ये वैल्यू 2 पे कैंसिल हो रहा है, ये एंगल 45 है, ठीक है? लास्ट वन, फोर्थ वन। मुझे 2 और कराना है, पहले ये दोनों कर लीजिए 4, ठीक है? आराम से 2 4 5 6 जितनी मिनट चाहिए उतनी मिनट। जितना ड्रॉ हुआ उतना बनाइए। इसको तो मैं ओरली ग्राफ बता भी नहीं सकता, चूं चां चूं ऐसा कुछ बता नहीं सकता। होगा होगा, कोई नहीं, ड्रॉ कर लूंगा, आप चालू कीजिए ना। एक दो तो बनाए ही थे, तो आप लोग तो हम जल्दी जल्दी बनाते हैं एक्सपर्ट की तरह। हाँ बना ना इक्वेशन, बना। पहले का इक्वेशन क्या बना, इक्वेशन तो बोलिए। 4y माइनस 3x इक्वल टू 16 या y इक्वल टू 3/4x प्लस 4। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहला ग्राफ जो y एक्सिस का इंटरसेप्शन 4 था और एंगल 37 था, है ना? उसका आंसर क्या आया? y इक्वल टू 3/4x प्लस 4, या उसको रीअरेंज करो, 4 को उधर ले जाइए, तो 4y माइनस 3x इक्वल टू 16। कैसे भी कर सकते हैं, बात एक ही है। दूसरा जो आया अपना, जिसका एंगल 30 डिग्री था और इंटरसेप्शन -3 था, उसका क्या आया? y इक्वल टू 1/√3x माइनस 3, या फिर से √3 को उधर ले जा सकते हैं, एक इक्वेशन टाइप का बन जाएगा, √3y माइनस x इक्वल टू -3√3। कहीं पे भी छोड़ सकते हैं। तीसरा का तो बहुत आसान है, x प्लस वाई इक्वल टू 2, यही है, x प्लस वाई इक्वल टू 2। तीसरे का यही आया। रुको मुझे बोर्ड पे करने दो, बहुत बच्चे का देखकर मुझे लग रहा है गड़बड़ गड़बड़। फर्स्ट और सेकेंड तो सभी का आ गया ना, सही से आ गया ना? थर्ड हम लोग करते हैं, देखो कुछ होता है ऐसे में या नहीं होता है।
हाँ हो तो गया, चलिए कर लीजिए, ट्राई कर लीजिए एक बार जल्दी से। फर्स्ट का तो मैं इक्वेशन लिख दे रहा हूं, 4y माइनस 3x इक्वल टू 16। देखिए इसका ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। दूसरे का देखो मैं लिख दे रहा हूं, √3y माइनस एक्स इक्वल टू -3√3। तीसरे का मैं लिख दे रहा हूं, x प्लस वाई इक्वल टू 2। और चौथे का देखो, चौथा 3y प्लस 4x इक्वल टू -9। देख लीजिए देख लीजिए देख लीजिए, बताइए इस चार में से कौन कौन सा बन गया, कौन कौन सा में दिक्कत हो रहा है। अभी बोर्ड पे हम लोग कर लेंगे। फर्स्ट और सेकेंड सभी का सेम है, तो फर्स्ट और सेकेंड तो मैं मिटा ही दे रहा हूं। थर्ड वाला क्या किसी का गलत हुआ? अब गलती से एंगल 45 तो नहीं ले लिया, आपको कौन सा एंगल लेना होता है? ये वाला। सच बात है, ये तो निगेटिव है ना, हमारा एंगल कैसा मेजर होता है? क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंगल आपको लेना है। दिस एंगल इज 180 माइनस 45। क्लियर है ना? तो उसकी वैल्यू आराम से निकाल सकते हो, 180 माइनस 45। क्या थर्ड का यही आया? मुझे करना या हो गया? थर्ड वाला करना है, हो जाएगा आपसे, हो गया। पीछे से हाँ ना दो तो होता है, तो हाँ क्या, हाँ आपसे हो गया। चलिए फोर्थ वाला, फोर्थ वाला हो गया ना? नहीं हुआ, फोर्थ वाला करते हैं। चलिए तो फोर्थ का मुझे एम पता है, मुझे एम पता है, फोर्थ कर रहे हैं। एम का वैल्यू कितना है जी? 10 127। इस बार तो एंगल एंटी क्लॉकवाइज ही है। अब 127 कैसे निकालेंगे? तो हम 180 से निकालेंगे। 90 से तो ऑप्शन नहीं, क्योंकि कॉट बन जाएगा तो मुझे निकालना दिक्कत हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 10 पता 180 में कितना माइनस करें 27 के लिए? 53। ये हो गया 53। अब मुझे मालूम है ये तो सेकेंड क्वाड्रेंट आंसर माइनस होगा, -1053 माइनस 1053 का वैल्यू कितना था? 4/3। ये आंसर हो गया 4/3। तो m का वैल्यू तो आ गया, और c का वैल्यू साफ साफ समझ आ रहा है, -3। इक्वेशन बना y इक्वल टू m की जगह ये रखा इंटू x, और c की जगह ये रखा, और उसको थोड़ा रीअरेंज कर दिया एक जैसा लाने के लिए। ये माइनस था इधर लेकर आया गया, y प्लस 4/3x इक्वल टू -3। यहां पर एलसीएम ले लिया तो हो गया 3y प्लस 4x इक्वल टू -3। 3 को इधर भेज दिया, 3y प्लस 4x इक्वल टू -9। यही आ गया, यही आ गया। ठीक है ना? दो और मुझे जल्दी जल्दी आप ड्रॉ करके बता दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। एकदम आसान आसान सा मैं यहां पे बना रहा हूं।
चलिए इस दोनों का जल्दी जल्दी बना दीजिए। पहले का सी तो 0 है, 1053 का वैल्यू अभी देखे थे, बस रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। कितना हो गया 3y इक्वल टू 4x ऐसा, या y इक्वल टू 4/3x, ठीक है ना। और लास्ट वन का एंगल कितना लोगे 60 या -60, हाँ -√3 हो जाएगा। ये एंगल आप देखेंगे, ये तो बस आपका तो एंगल ये है, आपका तो एंगल ये है 180 -60 ऐसा। चलिए तो मैं दोनों का वैल्यू बता देता हूं। इसका वैल्यू आया है 3y इक्वल टू 4x, और इसका वैल्यू आया है y इक्वल टू -√3x, यही है ना। चलिए देख लीजिए, कहीं पे दिक्कत हो, कहीं पे दिक्कत हो तो आप हमसे पूछेंगे। अब कई बार स्ट्रेट लाइन हमें कंफ्यूज करता है। क्या कंफ्यूज करता है, जरा ध्यान से देखिए। ये x, ये y, ठीक है, ये ग्राफ ड्रॉ है, y एक्सिस का इंटरसेप्शन c होता है, ये वैल्यू c है। अब इसको देखकर हम परेशान हो जाते हैं, कैसे इक्वेशन लिखा। अब इसका इक्वेशन लिखना है, बताओ। तो अब y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाएंगे तो बहुत कंफ्यूजन होगा। क्यों कंफ्यूजन होगा, c का वैल्यू c दिख रहा है, m का वैल्यू कितना है वहां पे, m का वैल्यू कितना है 0, स्लोप कितना है जी 0 ना, तो 0 इंटू 0, तो ये सीधा क्या हो गया y इक्वल टू सी। समझ पा रहे हैं। तो अब इतना करना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। तो कभी भी कुछ भी ऐसा दिखे, जैसे जैसे जरूरी नहीं हर बार इतना इक्वेशन जाएंगे। मान लो यहां पर वैल्यू है 2, एक ग्राफ ऐसा है, इसका मतलब सीधा है कि y इक्वल टू 2। अरे x का कोई भी वैल्यू ले रहे हैं, y का वैल्यू कितना आ रहा है 2। यहां पे दो वेरिएबल ही नहीं है, x कोई वेरिएबल ही नहीं है, सॉरी y वेरिएबल ही नहीं, y एक कांस्टेंट है। यहां पे बस समझ पा रहे हैं। यहां सीधे बोल देंगे y इक्वल टू 2। मान लीजिए एक ग्राफ यहां ड्रॉ है, और ये स्ट्रेट लाइन है, और ये इंटरसेप्ट कर रहा है 1 पे। इसका मतलब ये इक्वेशन है y इक्वल टू 1, ये इक्वेशन है y इक्वल टू 2। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो कई बार डायरेक्ट देखकर भी बता देंगे। मेरी बात क्लियर है। अच्छा, x में भी ऐसा कर सकता है। एक और ग्राफ लेते हैं, मान लो एक ये है, और यहां पर कैंसिल हो गया 2 पे, ठीक है। अब बताओ स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन खोजोगे या सीधा बोल दोगे x इक्वल टू 2। यहां y का कोई भी वैल्यू लेने से मतलब है कि x का वैल्यू हमेशा कितने पे है 2 पे। तो सीधा बोलेंगे ये इस ग्राफ का इक्वेशन है, ये x इक्वल टू 2 का ये लाइन है। समझ पा रहे हैं। तो फिर यहाँ स्लोप वोलोप नहीं देखेंगे कि 1090 1090 इनफाइनाइट अनडिफाइंड, उतना हम झंझट में नहीं पड़ेंगे। क्लियर है ना। तो इसको भी जरा आप अपनी नोटबुक में जगह दे दें, कभी भी इस टाइप से होने से दिक्कत नहीं होना है। चलिए तो ये अपना
स्ट्रेट लाइन कंप्लीट हो गया। अब बचा है कोनिक सेक्शन, तो कोनिक सेक्शन कल ही करते हैं हम लोग। कल हम लोग कोनिक सेक्शन में शुरू करेंगे सर्कल से, सर्कल फिर इलिप्स फिर पैराबोला फिर रेक्टेंगल हाइपरबोला, 4 चीजें पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। कोनिक सेक्शन थोड़ा मुश्किल है, तो आज यहीं तक। तो आज घर पे जाके आप लोग पढ़ाई करेंगे, हर एक सब्जेक्ट 2-2 घंटा, ट्रू फॉल्स। हाँ, फॉल्स वाले इंसान पाप लगेगा, पढ़े बोले। चलो हो गया ना सर?